जिस प्रकार संसदीय परंपरा और प्रक्रियाओं का उल्लंघन सत्ता पक्ष कर रही है, ये सत्ता पक्ष की जवाबदारी होती है कि परंपराओं को निर्वहन में आगे बढ़कर हिस्सा ले। स्पीकर को इस बात की चिंता भी होनी चाहिए, विपक्ष की आवाज़ को न दबाएं और विपक्ष को अवसर मिले, इस बात की ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष को यदि बोलने नहीं दिया जाएगा, 14 की संख्या में हम हैं और छत्तीसगढ़ की आवाज़ को विधानसभा में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। ये ऐसी पहली बार हुआ है कि इस प्रकार विपक्ष को दबाने की साजिश हुई है। सदन की एक परंपरा और प्रक्रिया है जिसका पालन विपक्ष ने किया और विपक्ष की एक ही मांग थी, स्थगन के लिए जो हमने चर्चा के लिए लगाया था, तो स्थगन के या तो ग्राह्यता पे या ग्राह करके अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि इसको मान्य किया जाए। मगर आश्चर्य होता है, इतना महत्वपूर्ण विषय जिसमें बस्तर में लगातार हो रही घटनाएं और जिस घटना में न केवल भारतीय जनता पार्टी के 4 हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता शहीद हुए बल्कि जवानों की भी हत्याएं हो रही है, शहीद हो रहे हैं। इस विषय को लेकर, इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला के उपाध्यक्ष सहित वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है और ये निश्चित रूप से इस हत्या में शंका भी होता है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को टारगेट करके किलिंग क्यों हो रहा है। इस विषय की हम लोग चर्चा चाहते थे, मगर दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में पहली बार उत्पन्न हुई जिसमें विपक्ष को बोलने से रोका गया, स्थगन में, चर्चा में अवसर नहीं दिया गया। यही मुख्यमंत्री जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो बड़े ज़ोर ज़ोर से हल्ला करते थे और हर बार कहते थे कि तथ्य और मेरे जेब में रखे हैं। आज हम लोग नारेबाजी में भी बोले, भैया तेरे जेब में यदि कोई तथ्य है, 4.5 साल की सरकार आ गई जी, कोई विपक्ष में नहीं बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, पुलिस उनकी है, उसके बाद भी 4.5 साल में झीरम के गवाह के झीरम की घटना के बारे में आज तक कोई तथ्य सामने नहीं ला पाए। इससे बड़ी सरकार की असफलता और क्या हो सकती है। सर, अपने राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं। त्रिपुरा में स्पष्ट बहुमत से बीजेपी आई है और एक और राज्य में गठबंधन की सरकार बना है। सर, कैसे देखते हैं? ये पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नाम से पूरा देश खड़ा हुआ है। त्रिपुरा में 34 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है। नागालैंड में 36 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। दूसरी उपलब्धि ये है कि कांग्रेस नागालैंड में 0 है, त्रिपुरा में 0 है, मेघालय में सिर्फ 4 सीट जीत पाई। इस प्रकार पूरी तरीके से कांग्रेस समाप्त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा और नागालैंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। हमने पहले भी कहा है, सत्र की अवधि से समय का कोई लेना देना नहीं। पहले भी हम लोग 12-12 बजे रात तक सत्र चलाए हुए हैं, लंच का समय समाप्त करके सत्र चलाए हुए हैं और अभी भी सरकार तैयार है हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए। लेकिन केवल नाराबाजी करके सदन में व्यवधान डालने के बाद अगर सत्र चलाने की बात कहेंगे तो प्रतिपक्ष के विवेक पे इसको मैं छोड़ता हूँ। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बजट सत्र का शुरुआत हुआ है। आज अनुपूरक पे चर्चा होना है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कभी ये संसदीय परंपरा नहीं रही है कि जिस दिन अनुपूरक पे चर्चा हो उस दिन स्थगन पे भी कोई चर्चा हो। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, प्रतिपक्ष के साथी लगातार मांग कर रहे हैं और शून्यकाल में चर्चा की मांग करते हुए लगातार आरोप लगा रहे हैं। परंपरा हमेशा से रही है कि चर्चा का अवसर होता है बजट सत्र, और चूंकि आज अनुपूरक में माननीय मुख्यमंत्री जी को रिप्लाई करना है तो चर्चा का भारतीय जनता पार्टी के पास भी अवसर है। लेकिन दुर्भाग्य है वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, अनर्गल प्रलाप करके केवल आरोप लगाना चाहते हैं और नारेबाजी कर
सदन का समय जाया करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज का जो प्रतिपक्ष का व्यवहार है उसको उचित और संसदीय नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या के बाद उनका ये प्रश्न है, हम लोग पूछना चाहते हैं, बस्तर में दंतेवाड़ा जेल ब्रेक हुआ, सैकड़ों नक्सलियों को छोड़ा गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी? हमारे 34 नेता महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे लोग शहादत को प्राप्त हुए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी? इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम लोग भी आरोप लगाते रहे कि वो भी टारगेट किलिंग था, हमने अपने नेताओं को खोया और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद हुकूमत में आती रही, तो ये आरोप तो सत्य साबित होते रहा है ना। तो इस बारे में उनको चर्चा करनी चाहिए, केवल नाराबाजी करके कोई उत्तर नहीं लिया जा सकता। विधानसभा की संसदीय प्रक्रियाओं की एक अलग परंपरा है। जब भी सदन में महामहिम के अभिभाषण पे चर्चा होती है, मुख्य बजट में चर्चा होती है, अनुपूरक में चर्चा होती है, तो चर्चा करने का विपक्ष के पास वक्त रहता है। आज भी अनुपूरक में चर्चा होना था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को रिप्लाई करना था, तो प्रतिपक्ष चाहता तो अपनी सारी बातों को उस चर्चा के माध्यम से उठा सकता था, लेकिन जिस तरीके से आज प्रतिपक्ष का व्यवहार सदन में रहा है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। स्थगन भी प्रस्ताव अगर उठा रहे थे तो एक बिंदु पे स्थगन की कोई बात होती और ग्राह्यता में चर्चा होती तो बेहतर होता, लेकिन ऐसी घटनाओं को लेकर के, नक्सल घटनाओं को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के, टारगेट किलिंग, पता नहीं 4-5 विषयों में एक साथ वो अपनी बात कहना चाह रहे थे। और हम लोग तो चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, प्रतिपक्ष चर्चा से भागे मत। केवल नाराबाजी करने के लिए ये सदन नहीं होता। आए, चर्चा करें, सार्थक बहस करें, वेलफेयर स्टेट में हम जो काम कर रहे हैं उसकी आलोचना भी करें, रचनात्मक सुझाव भी दे, हम स्वागत करेंगे। सदन जो होता है वो चर्चा के लिए होता है, नाराबाजी के लिए नहीं होता। 18 नहीं, झीरम में हमने अपने 32 लोगों को शहादत दिया था, और यही तो हमारा प्रश्न आज भी जीवित है कि दंतेवाड़ा का जेल ब्रेक होता है, सैकड़ों नक्सलियों को छोड़ दिया जाता है, हमारा आरोप है, और सरकार डॉक्टर रमन सिंह की बनती है। 34 कांग्रेस नेताओं की हत्या होती है और सरकार डॉक्टर रमन सिंह की बनती है। नक्सलियों से किसके रिश्ते थे? नुकसान तो हमने भी उठाया है, लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सदन में सारी बातों का चर्चा हो, उसके लिए अवसर है। लेकिन जिस तरीके से वो नाराबाजी कर रहे थे, आज तो नाराबाजी से भी आगे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन रात को कभी कभी जिस प्रकार की आवाज़ें आती हैं वैसा आवाज़ प्रतिपक्ष के द्वारा निकाला जा रहा था। ये तो दुर्भाग्य की बात है। सदन में ऐसी आवाज़ें नहीं निकालना चाहिए। सदन केवल चर्चा का जगह है, सार्थक चर्चा होना ही चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रदेश में 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, प्रदेश में पुलिस वालों की हत्या नक्सलाइट कर दें, वो शहीद हो जाए, और ऐसे स्थान पर भी शहीद हुए जहां पर राजनांदगांव जिले में नक्सलवाद समाप्त हो गया था। पूरे देश में नक्सल गतिविधियों में सबसे उच्च स्तर पर कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है, और आम जनता की भी हत्या नक्सलियों ने की है। अभी कल परसों ही टुकड़े टुकड़े कर दिए, और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नक्सली गतिविधियों को हमेशा गंभीरता से लिया है। जब प्रेम प्रकाश पांडेय जी विधानसभा अध्यक्ष थे तब तो गोपनीय विधानसभा की मीटिंग बुलाई गई थी। ये पहली निर्लज्ज सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, और उनको तो शर्म आनी चाहिए कि जिनके 18 नेताओं को नक्सलियों ने मार दिया और उस विषय पर वो चर्चा करवाने तैयार नहीं है। मुझे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 33-34 साल से मैं एमएलए हूं। ऐसे गंभीर विषयों पर अगर एक व्यक्ति की भी हत्या हो जाती है तो सदन के लिए महत्वपूर्ण है, और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करवाना
और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, वो अगर सोचते हैं कि हम 14 लोगों की परीक्षा लेना है तो हम उनके ऊपर में भारी पड़ेंगे। और इसलिए हमने सदन में हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा, श्री राम जयराम भी किया, हमने धर्म की जय के नारे भी लगाए, हमने ओंकार भी किया। और उसका मूल कारण है कि इस निर्लज्ज और बेशर्म और बेहया सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसको भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए हमने ये सब किया है। और मुझे लगता है कि ये सरकार पिछले 4.5 सालों में एक भी सत्र ऐसा नहीं है जिसको पूरा किया हो। और सरकार की जो मंशा लग रही है, वो मंशा ऐसा लगती है इस सत्र को भी वो पूरा नहीं करना चाहती, और इसलिए विपक्ष को जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे रही है। और हम तो विधानसभा अध्यक्ष जी विपक्ष के भी संरक्षक होते हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर अगर ग्राह्यता पर या ग्राह्य कर चर्चा नहीं होगी तो फिर ये प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत किस लिए है, ये हम सब के लिए सोचने का विषय हो गया है। और सरकार अगर अपने तानाशाही रवैये पर है, तो अगर उन्होंने कसम खाई है गोली चलाने की, तो हमने भी कसम खाई है सीना अड़ाने की। जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है उस दिन अनुपूरक बजट प्रस्तुत भी नहीं होता है। तो आज तक इस सरकार ने तो एक भी परंपराएं नहीं मानी है, एक भी परंपरा, सभी परंपराओं को तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। और जब महत्वपूर्ण विषय है, हत्याओं का विषय है, नक्सलवाद का विषय है, अगर नक्सलवाद ऐसे ही चलते रहेगा तो अनुपूरक बजट का क्या औचित्य है? तुम कितने भी पैसे खर्च कर दो, लोगों की हत्याएं होती रहेगी। तो अपने सुविधा के अनुसार और नियमों को मोड़ना, क्या राज्यपाल के खिलाफ आप हाईकोर्ट में जाते हैं और उन्हीं राज्यपाल से आप भाषण पढ़वाते हैं? ये कौन सी संसदीय परंपरा है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा संविधान है? तो मुख्यमंत्री जी तो अपने सुविधा के अनुसार नियमों को तोड़ते मरोड़ते हैं, और इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। स्थगन के बाद में सप्लीमेंट्री बजट आ जाता। हमने तो उसमें भाषण की तैयारी की थी कि सप्लीमेंट्री बजट में भी हमारे लोग बोलेंगे। जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है उस दिन अनुपूरक बजट प्रस्तुत भी नहीं होता है। तो आज तक इस सरकार ने तो एक भी परंपराएं नहीं मानी है, एक भी परंपरा, सभी परंपराओं को तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। और जब महत्वपूर्ण विषय है, हत्याओं का विषय है, नक्सलवाद का विषय है, अगर नक्सलवाद ऐसे ही चलते रहेगा तो अनुपूरक बजट का क्या औचित्य है? तुम कितने भी पैसे खर्च कर दो, लोगों की हत्याएं होती रहेगी। तो अपने सुविधा के अनुसार और नियमों को मोड़ना, क्या राज्यपाल के खिलाफ आप हाईकोर्ट में जाते हैं और उन्हीं राज्यपाल से आप भाषण पढ़वाते हैं? ये कौन सी संसदीय परंपरा है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा संविधान है? तो मुख्यमंत्री जी तो अपने सुविधा के अनुसार नियमों को तोड़ते मरोड़ते हैं, और इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। स्थगन के बाद में सप्लीमेंट्री बजट आ जाता। हमने तो उसमें भाषण की तैयारी की थी कि सप्लीमेंट्री बजट में भी हमारे लोग बोलेंगे। हमारे पक्ष के विधायक जो थे वह जवाब से न संतुष्ट वो नज़र आए। उन्होंने कुछ गाँव का उल्लेख किया। निश्चित तौर पे गर्मी आ रही है, विभाग की भी न समीक्षा चल रही है कि इस बार गर्मी में किसी को न पानी की पूरे प्रदेश में दिक्कत ना हो, स्वच्छ पेयजल सबको प्राप्त हो, तो उसके लिए विभाग कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कुछ गाँव का नाम उन्होंने उल्लेख किया, उस सब गाँव का नाम हमने नोट कर लिया, और वहाँ पे निश्चित तौर पे जैसे विधायक जी चाह रहे हैं उनके इच्छा अनुरूप वहाँ पे काम हो जाएगा। हमने उसमें जवाब दिया अपना कि दोषी अधिकारी पे कार्रवाई हो चुकी है, सस्पेंड किया जा चुका है, उसके बावजूद भी विपक्ष के द्वारा हल्ला करना ये स्पष्ट करता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं आज के तारीख में उठाने के लिए, इसलिए वह सिर्फ हल्ला कर रहे हैं और अनर्गल बातें कर रहे हैं। निलंबन की कार्रवाई जांच के बाद ही होती है। पहले जांच किया गया, उस जांच में जो गड़बड़ी पाई गई उसके आधार पर ही बिलासपुर ई को हमने सस्पेंड किया था। किनकी? ये जब कार्रवाई हो चुकी है उसके ऊपर, सस्पेंडेड है आज के तारीख में वह अधिकारी, तो इसमें एफआईआर का कोई औचित्य नहीं होता। अगर कुछ बहुत बड़ी बात होती तो निश्चित तौर पे उस पर भी विचार किया जाता। थैंक यू। मंत्री एक्चुअल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला जो व्याप्त है
सरकार की संलिप्तता ऐसी लगती है कि वो बचाने का अधिकारियों को प्रयास करते हैं। जब प्रमाणित हो चुका है, निलंबित हुआ है, तो एफआईआर होनी चाहिए और उसके आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बिना एसआईटी के इसका जांच संभव नहीं होगा। अब देखेंगे आगे चलकर के इसमें और क्या हो सकता है। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत में प्रश्न लगाए थे और प्रश्न में भ्रष्टाचार की जो बात आई, जिसमें मंत्री जी के द्वारा मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता की एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद में जो अनियमितता हुई है उसकी जांच की गई। जांच के उपरांत में उसको सही पाया गया। पाइपलाइन जो बिछानी है, गहराई जाए होनी चाहिए, वो नहीं हुआ, उसके बाद में कर दिए। और उसके बाद में जिस प्रकार से उसमें मानक जो पाना चाहिए सामग्री में, वो नहीं पाई गई। आज इस बात को लेकर के मंत्री जी से हम लोग जवाब चाहे कि जो अधिकारी इसके भुगतान, किसके निर्देश पर इनको भुगतान किया गया और भुगतान करने वाले अधिकारी कौन है और उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी जवाब देने से बचते रहे, अंततः उनका जवाब नहीं आया और हम लोगों ने एसआईटी का मांग किया कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे इतनी महत्वपूर्ण योजना घर घर पानी पहुँचाने का और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो राशि दी गई है उसका बंदरबाट हो रहा है, पूरे प्रदेश में इसको एसआईटी से जांच कराने की हमने मांग किया जहाँ प्रश्न के संदर्भ में। लेकिन मंत्री जी अंततः बचाते रहे अधिकारियों को और उन्होंने जांच कराने से भी इनकार किया और इसलिए हम लोग वॉकआउट किए मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर के। लेकिन मंत्री जी का जवाब नहीं आया और कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार का मामला प्रमाणित हुआ है। ई को सस्पेंड किया गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई उसमें जो होनी चाहिए उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात, हमारा प्रश्न क्रमांक 13 लिखित में जो जवाब आया है कि मुख्यमंत्री जी जो पिछले बार बोले कि हम सबका जो पंप कनेक्शन दे देंगे, आज स्थिति ये है इस प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 लाख से ऊपर अस्थायी कनेक्शन किसानों को दिया गया है। एक प्रकार से किसानों के साथ भी ये शोषण है। किसान रेगुलर कनेक्शन चाहते हैं क्योंकि 5 HP का फ्री है, लेकिन इसमें अस्थायी कनेक्शन में उनको फ्री नहीं है और 2 लाख, 2.25 लाख किसान को ज़बरदस्ती पैसा देना पड़ रहा है। यदि वो स्थायी हो जाए तो इनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो केवल किसानों के नाम लेते हैं लेकिन किसानों के नाम में शोषण करते हैं। और जो स्थायी जो पैसा पटाए हुए हैं, औपचारिकताएं सारी पूर्ण हो गई है। 50,642 ऐसे किसानों का वेटिंग लिस्ट है जिनको कनेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए एक कनेक्शन के पीछे में अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा। और पिछले समय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा लगातार अनुदान दिया गया, एक दिन का भी पेंडेंसी नहीं रहा। लेकिन ये 2020 के बाद में अभी तक 2021 का नंबर नहीं आ रहा है। ये जब तक कि सरकार के कार्यकाल है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन किसानों को कनेक्शन नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में इस विषय में चर्चा भी करेंगे। लेकिन अभी 50,000 से ऊपर पंप के कनेक्शन जो लंबित है, हम चाह रहे थे कि ये समय में इसकी चर्चा हो जाए, आज जो नहीं हो पाई, लेकिन लिखित जवाब में आया है। और एक प्रकार से किसानों के साथ में सरकार का धोखा है, उनको पंप का कनेक्शन पैसा पटाने के बाद भी नहीं दिया जाना, और ये किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ में प्रश्न लगाए गए थे। आज बहुमत के द्वारा अल्पमत के आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि विधानसभा में विपक्ष के जो सबसे बड़े हथियार है वो है स्थगन प्रस्ताव, और स्थगन प्रस्ताव से बड़ा प्रस्ताव कोई विधानसभा में नहीं लाते। लेकिन स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा कराने से सरकार भाग गई, और यदि स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा नहीं कराएंगे तो और किस में चर्चा कराई जाएगी। और वो भी ऐसा स्थगन प्रस्ताव
कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके किलिंग किया गया है। आज बस्तर जल रहा है, सरगुजा जल रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। जिस प्रकार से वहां पर नक्सलियों के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और हमारे 2 दिन में 5 जवान शहीद हुए, ऐसे विषय को लाएं अपन और इस विषय पे चर्चा सरकार कराना नहीं चाहती। लेकिन ये परंपरा गलत है। विधानसभा में अल्पमत की आवाज को बहुमत दबा ना पाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज ये दुर्भाग्य रहा और इसके कारण में हम लोग हाउस छोड़ करके नहीं गए, हाउस में डटे रहे और डटे रहने के बाद में अपने बातों को हम हाउस में लगातार बात करते रहे। लेकिन जिस प्रकार से ये सरकार केवल अपना बिजनेस पास कराने को ये सरकार सदन चला रही है, छत्तीसगढ़ के जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों के जान के सुरक्षा, माल की सुरक्षा से सरकार को कोई लेना देना नहीं है और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसके कारण में हम लोग को बेल में आना पड़ा और अपनी बात को कहने के लिए हमको लगातार हम वहां पर डटे रहे, लेकिन हम सदन से बाहर नहीं गए। और मैं समझता हूं कि सरकार को इससे सीख भी लेनी चाहिए, चेतावनी भी लेनी चाहिए कि वहां सम्मान होनी चाहिए विपक्ष का। आप बिना विपक्ष के यदि सरकार वहां पर सदन चलाएंगे तो मैं समझता हूं ये सदन के भी शोभा नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने आज पूरी अपनी बातों को डट के रखा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे स्थगन पे चर्चा नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, हम लोगों ने ओम का उच्चारण किया है। अब इस सरकार में बैठे हुए लोगों का स्तर आप समझ सकते हैं। यदि ओम के उच्चारण को भी न समझ पाए तो ये सरकार किस स्थिति में है। हम जंगल राज की बात की है तो गलत नहीं किए हैं। यदि ओम के उच्चारण को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है ये सरकार वास्तविक में इनको उस सीट पर रहने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है। देखिए, हम लोगों ने तो धर्म की जय और अधर्म का ना समझे और मुझे लगता है कि 7-8 महीना के समय में ये बातें बहुत जल्दी सामने आ जाएगी और धर्म का विजय होगा और असत्य का और अधर्म का नाश होगा। और जहाँ तक यदि वो चर्चा में भाग लेते, अपनी बात रखते तो निश्चित रूप से उसमें सुनवाई होती। लेकिन एकदम अनावश्यक ढंग से जिस प्रकार का जो उनका कृत्य था वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। देखिए, छत्तीसगढ़ में 13.5 लाख तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, 901 समिति है और हर साल तेंदुपत्ता की खरीदी पहले तत्कालीन सरकार के समय 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा था, अब 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदी होती है। सौरभ सिंह जी का मूल प्रश्न ये था कि जो घाटे की समिति है तो क्या उसको लाभ वाली समितियों का कुछ हिस्सा दिया जा सकता है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए। तो वो नियम में है कि 5% जो राशि है वो उसके घाटे वाली समितियों को दिया जा सकता है और 15% जो राशि है जो लाभ में से वो बाकी के जो लघु अनुपज की जो खरीदी होती है उन समितियों के लिए, जिसमें 139 वन धन केंद्र हैं और 13,900 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, तो इनको वो राशि दी जाती है ताकि वो लघु अनुपज का क्रय कर सकें। 7 लघु अनुपज क्रय भारत सरकार की तरफ से है और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको बढ़ाकर 65 लघु अनुपज क्रय लगातार कर रही है और अभी कोदो कुटकी रागी को भी उसमें जोड़ दिया गया है। मेरा ध्यानाकर्षण था जिसमें आदरणीय प्रेम साय जी मंत्री जी को जवाब देना था। 2 स्कूल मेरे विधानसभा में स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम से है और जिसका DMF फंड से सरकारी तरफ से जो पैसा उसके जीर्णोद्धार के लिए पास हुआ है, आज 6 महीना 8 महीना हो गया और अभी तक काम की धीमी बहुत कम है, बहुत गति उसकी कम है। 10% भी काम 6 महीने में नहीं हुआ है। तो मैंने मंत्री से कहा था कि इसका काम जल्द से जल्द होना चाहिए स्कूलों का, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं। और दूसरा मैंने एक स्कूल के लिए रेवता स्कूल में जहाँ सिर्फ गर्ल्स का बेटियों का स्कूल है वहाँ 25 लाख की और आवश्यकता है, तो 25 लाख रुपया मंत्री से और मांग की है
और स्कूल जो काम रुका हुआ है जल्द से जल्द इस स्कूल का काम, इसका निर्माण पुनः जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, जिसमें बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो। ये मंत्री से मेरा सवाल था। देखिए, विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता और चर्चा से भागने का काम विपक्ष कर रही है। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में उनको अपनी बात रखनी चाहिए। वो जिन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए या जिन चीज़ों को नोटिस देकर बोलना चाहिए उन चीज़ों को वो यहाँ बोलना चाहते हैं ताकि कार्रवाई बाधित हो, और वो कार्रवाई बाधित करके काम करना नहीं चाह रहे हैं। और विपक्ष जो है चर्चा से भागने का काम कर रहा है। उनको चर्चा में भाग लेके स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते और प्रजातांत्रिक व्यवस्था से सदन नहीं चलने देना चाहते, इसलिए सिर्फ हल्ला कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्या उन लोगों ने किया है। तो विपक्ष जो है संवेदनहीन हो गया है और विपक्ष जो है चर्चा से भाग रहा है और जनता के मुद्दों को उठाना नहीं चाहती, सिर्फ अपनी बातें रखना चाहती है। आज प्रश्नकाल के दौरान हमारा पूरे छत्तीसगढ़ के अनियमित संविदा और दैनिक भोगी कर्मचारियों के संबंध में प्रश्न किया था, जिसमें उनके विलंब से हो रही है नियमितीकरण और लंबे समय से प्रतीक्षारत रहे उन कर्मचारियों के लिए मैंने मुख्यमंत्री से मांग किया कि शीघ्र से शीघ्र इनके नियमितीकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जिसमें कि पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 4 लाख से ज़्यादा दैनिक भोगी संविदा इन कर्मचारियों का भला हो सके और वो लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष पे विराम लगे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही उनके नियमितीकरण के लिए पहल किया जाएगा। आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं लगातार जो चर्चा से भाग रहे थे और गर्भगृह में आके हाय हाय से अचानक हाव हाव का नारा लगाने लगे, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि जो हाव हाव का नारा है उसके लिए इनको रेबीज के इंजेक्शन की ज़रूरत है। और जिस तरह से ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर से लगातार चर्चा से भागने की कोशिश कर रहे हैं और स्थगन जो यूजुअली जो कार्यसूची में होता है, आज के दिन जो सप्लीमेंट्री बजट के ऊपर में जो चर्चा होता है उसमें स्थगन की चर्चा नहीं होती है, लेकिन लगातार उसके ऊपर चर्चा की मांग करके जिस तरह से इन्होंने आज पूरे सभा को बाधित किया है और जिस तरह से हाव हाव का जो नारा लगा रहे थे, तो उससे लगता है कि इनका जो मानसिक संतुलन है, माननीय भूपेश बघेल जी की जो 4.5 साल की जो सरकार ने काम किया है उससे ये अपने मानसिक संतुलन खो दिए हैं और निश्चित रूप से जो हाव हाव का इलाज इनके लिए जरूरी है। ये प्रदेश में तेंदुपत्ता खरीदी का मामला उठा था और तेंदुपत्ता लघु वनोपज का सबसे बड़ा अंग है और लगभग 600 करोड़ के ऊपर की खरीदी होती है, परंतु इस सरकार के बनने के बाद तेंदुपत्ता खरीदी में सिर्फ 5% की वृद्धि हुई है। वृद्धि नहीं होने का कारण मंत्री जी स्पष्टता से नहीं बता पाए। वृद्धि न होने के 2 स्पष्ट कारण हैं। एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वनोपज की खरीदी, तेंदुपत्ता की खरीदी राज्य सरकार नहीं कर रही है और वो खरीदी के लिए उन्होंने जो ढील छोड़ दी है, वो ढील के कारण अलग से तेंदुपत्ता संग्रहण करके नक्सलियों के पास वो पैसा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि तेंदुपत्ता खरीदी के लिए 2 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया ये है कि जो ऑक्शन किया जाता है एरिया ऑक्शन, वो एरिया ऑक्शन व्यापारियों के द्वारा खरीदा जाता है और जिन व्यापारियों द्वारा खरीदा जा रहा है वो अच्छे पत्तों की खरीदी करते हैं, अच्छे पत्तों को ले जाते हैं और थोड़ा भी अगर 19-20 पत्ता होता है तो वो छोड़ देते हैं। वो संग्राहकों का नुकसान होता है, उस पर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके साथ साथ जो समितियां प्रॉफिट में हैं, वो प्रॉफिट की समितियों का पैसा नुकसान की समितियों पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तीसरी बात, जो ये बार बार गवर्नर एड्रेस में बोल रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, उसका कैलकुलेशन भी 200 करोड़ का ही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 33,000 से ज़्यादा गांवों को नल जल मिशन के तहत कनेक्शन दिया जाना है और अभी 5,000 काम कंप्लीट हुआ है, सरकार बता रही है, वो भी
नहीं हुआ है। मैं पॉइंटेड बिलासपुर जिले का प्रश्न किया था जिसमें 393 काम है, 92 काम अभी भी 2021 से लगभग 1.5 साल 1 साल 6 महीने से पेंडिंग है, किसी में पैसा का भुगतान हो चुका है। तो ऐसे काम में मैंने प्रश्न किया था कि क्या ये गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है। सरकार ने स्वीकार किया है कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होने के कारण, गहराई कम होने के कारण कई अधिकारियों को उसमें दोषी पाया गया है, बड़े अधिकारी इसमें जांच किए हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार सिर्फ एक अधिकारी जो कुछ महीने पहले आया था, मामला 2021 से है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, और ये इसमें माननीय मंत्री जी ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। मेरा बहुत ही पॉइंटेड प्रश्न था, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार ऐसे लोगों को बचा रही है और छत्तीसगढ़ के लोग, जो एक महत्वपूर्ण योजना है पानी, जो एक हमारी मूलभूत आवश्यकता है, ऐसी योजना में भी ये सरकार पैसा को भ्रष्टाचार करने दे रही है और इसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में यह मिशन पूरी तरह से फेल होने के कगार पे है। आज के इस प्रश्न में हमने बहिर्गमन किया है, आने वाले समय में और भी अन्य माध्यमों से इन चीज़ों को हम लेके जाएंगे कि जल जीवन मिशन को किस तरह से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का अड्डा सरकार के द्वारा बना लिया गया। ये सरकार यदि देखे तो केंद्रीय योजनाओं के दम पर ही चल रही है। ये चाहे जल जीवन मिशन हो, 15 फाइनेंस हो, नरेगा हो, इसी को पैसे को कन्वर्जेंस करके अपने फ्लैगशिप योजनाओं में चला रही है। और ये सरकार जो मूलभूत योजनाएं हैं, मोर आवास मोर अधिकार, जल का देने का, घर घर जल देने का अधिकार, इसको पूरी तरह से सरकार फेल है। धन्यवाद। डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा की सरकार ने जिस कायरता का प्रदर्शन किया था, आज उसी का नमूना विपक्ष में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यहाँ दिखाया है। आज नक्सलवाद के ऊपर में जो स्थगन लेके आए थे और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किए और जो सभा बाधित हुई है, मैं ये आप लोगों के समक्ष बोलना चाहूँगा कि 2008 से लेके 2018 तक नक्सलवाद की अगर हम बात करें, नक्सल इंसिडेंट की बात करें, एक्सचेंज ऑफ फायर की बात करें, एलईडी ब्लास्ट की बात करें, शहीद जवानों की शहादत की बात करें, सिविलियंस के शहादत की बात करें और घायल जवानों की बात करें, तो हर चीज़ में, हर जो एंगल है नक्सलवाद का जो एंगल है, उसमें माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है 2019 से लेके 2023 तक के अगर आंकड़ों को देखेंगे और 2008 से लेके 2018 तक के जो आंकड़ों को देखेंगे तो कम से कम 20 गुने का आपको अंतर मिलेगा। और जिस तरह से ये जो सस्ता लाभ लेना चाहते हैं चुनाव के समय में, उसको जनता देख रही है और ये इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता, आम जनता के लिए जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें केवल और केवल व्यवधान डालने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। देखिए, जनता की सेवा चर्चा से होती है और ये पवित्र सदन चर्चा के लिए बनाया गया है, ना कि नपुंसक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री नपुंसक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सम्मानित सदन के लिए, ये घोर निंदा की बात है। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य से ये सवाल करना चाहता हूँ, ब्रिजमोहन जी से ये सवाल करना चाहता हूँ, उन नपुंसक जनता के प्रतिनिधियों को कह के क्या कहना चाहते हैं? ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है और छत्तीसगढ़ की जनता इस अपमान का बदला लेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ की जनता का हित का बजट पे चर्चा नहीं होने दे रही है, इससे साफ इनको दिखता है कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्लानिंग से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब अडानी का नाम आता है तो इनको साफ सूंघ जाता है, उस पर कुछ नहीं बोलते ये। इस तरीके का रवैया और इसको जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी इनसे लड़ती रहेगी।